Hello, my dear LR star. I hope you all are doing well in your study. If not, so here I am your new biology tutor Lakush Bhaiya, who makes your study enjoyable and with fun. तो माय डियर LR स्टार, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के बायोलॉजी का एक बहुत ही यूनिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से रिलेटेड आज के इस लेक्चर में हम सारे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके टाइप्स, उनके टाइप्स के भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, उनके जो यूनिक पॉइंट हैं और उनकी प्रेजेंस है, लोकेशन है, वो सभी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो टिश्यू समझने के लिए ऐसे समझो कि हमने आपको पहले अपने एक लेक्चर में बताया था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारी लिविंग बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। मतलब जो हमारी लिविंग बॉडी है उसको सबसे स्मॉलेस्ट अराइज कौन करवाता है? वो कौन करवाता है? सेल। तो ऐसे सेल का ग्रुप जिनकी ओरिजिन क्या हो? सेम। जहाँ से वो निकले हैं, जो भी सेल हैं वो जहाँ से भी निकले हैं वो क्या होना चाहिए? वो ओरिजिन क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। मतलब जहाँ सेल फ्रॉम वेयर सेल इज अराइजेस, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? सेल जहाँ से बने हैं। और उसके बाद उनको जो सेल है उनका ग्रुप जहाँ से वो मतलब सेम ओरिजिन होना चाहिए उस ग्रुप की। और उसके बाद उन्हें एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। मतलब ऐसे सेल का ग्रुप हु हैव देयर सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव सेम ओरिजिन, ये क्या है? टिश्यू है। अब इसके बाद समझो जो एनिमल टिश्यू है उसको हमने एनिमल टिश्यू को हमने चार जो टाइप्स हैं उनमें क्लासिफाइड किया है। जैसे समझो हमने अपनी ह्यूमन बॉडी को, अपनी लिविंग बॉडी को 4 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। किस बेस पे? फंक्शन के बेस पे। मतलब हमारी बॉडी में हमने टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। किस बेस पे? वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू, यदि वो कनेक्शन जोड़ने का काम करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद यदि वो मस्क्यूलर टिश्यू यानी मसल्स वगैरह बनाने का काम करेंगे, और उसके बाद मूवमेंट, स्लो मोशन में है ना, मूवमेंट में मदद करेंगे तो भी क्या है? मस्क्यूलर टिश्यू। यदि हाँ वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, जैसे हमने ब्रेन में सोचा कि हाथ ऊपर, सॉरी मसल्स तो है नहीं है, हमने सोचा हाथ ऊपर तो हाथ ऊपर है। हम जो भी अपनी बॉडी की एक्टिविटी है, चाहे चलने फिरने से रिलेटेड, चाहे बोलने से रिलेटेड, कुछ भी है, वो किससे कंट्रोल करते हैं? हमारे ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल का काम जो परफॉर्म करते हैं वो कौन से होते हैं? नर्वस टिश्यू। तो ऐसे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं टिश्यू को। तो यहां पर लिखो एनिमल टिश्यू। Animal tissue are classified into 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है इन्हें। ठीक है। 4 ग्रुप्स किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। मीन्स कौन सा टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस बेस पे हमने एनिमल टिश्यू को कितने टाइप्स में, कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है? 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से हैं वो 4 ग्रुप्स? तो देखो जरा कौन कौन से। ये पहला जो ग्रुप्स है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर बोल दो या कनेक्टिव बोल दो, जो तुम्हारी इच्छा है। जरूरी नहीं है कि हमने पहले मस्कुलर बोल दिया फिर कनेक्टिव, या फिर पहले कनेक्टिव फिर मस्कुलर, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट क्या है? नर्वस टिश्यू। लास्ट क्या होगा? नर्वस टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू में आपको क्या बताया था? जो क्या करते हैं हमारे, जैसे ये समझो जो स्किन है, स्किन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब जो आउटर सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसमें जो पैथोजन वगैरह है, डस्ट पार्टिकल हैं, धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी है,
उनको हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकेगी। जैसे हमारे घरों की दीवार, वो क्या करते हैं, बाहर धूप वगैरह, पानी, बरसात, हवा वगैरह है ना, इनसे क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो हमारी स्किन क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। सरफेस है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और प्रोटेक्शन के अलावा भी कुछ और भी फंक्शन करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, वो भी अपन थोड़ी देर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी की अपर सरफेस फॉर्म करते हैं, फॉर्म अपर लाइनिंग, लाइनिंग बोल सकते हैं आप, तो सरफेस बोल सकते हैं, एंड फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन, और किसका फंक्शन करते हैं, एंड फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और सरफेस या फिर अपर लाइनिंग बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, हमने क्या बोला है, मस्कुलर है, पॉपुलर, गाना तो सुना ही होगा, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं, जैसे स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स जो हमारी बॉडी में हड्डियों के साथ प्रेजेंट होती हैं, हमारे बोन्स, स्केलेटल सिस्टम के साथ प्रेजेंट होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। स्मूथ मसल्स वो जो हमारी बॉडी में जितने भी और टाइप्स के ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, वो क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स, दिल की बात है, ठीक है, मतलब जो दिल में सिर्फ ओनली प्रेजेंट ऑन हार्ट, केवल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। तो लिखो इन्हें थोड़ी बात कि मस्कुलर टिश्यू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स एंड, और हमने क्या बताया था, किस में मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करती हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। अच्छा, लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर समझते, 2 मिनट सुन लो जरा। लोकोमोशन होता है जब एक प्लेस से बंदा या फिर बंदी एक प्लेस से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसकी लोकेशन चेंज होती है, वो क्या कहलाता है, लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब लोकेशन वही है, सेम है, उसके बाद जैसे चाहे मूव कर रहा है, हाथ वगैरह जैसे चाहे मूव कर रहा है, ठीक है, डांस वगैरह स्टेप, तो वो क्या कहलाता है, मूवमेंट। एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी के मूवमेंट में मदद करते हैं, वो भी क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, हमने क्या बताया, कनेक्टिव टिश्यू किसका काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, लिंक बैठाने का काम करते हैं ना। तो तुम लोग बैठाते ना, लिंक शेयर करते हो, अच्छी पढ़ाई वाली, जैसे अब ये वीडियो की लिंक तुम शेयर करोगे अपने दोस्त वगैरह को, है ना, हाँ, तो लिंक बैठाने का, जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, देखो नाम में क्या है, कनेक्टिव, कनेक्शन बैठाना, लिंक बनाना, ठीक है। दे लिंक और कनेक्ट दी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के जो और भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, जैसे बोन, ब्लड, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, अभी अपन पढ़ते हैं, चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे। कनेक्ट दी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद और किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसके कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं जोड़ने का काम तो करते ही हैं, जैसे जोड़ने का काम हो गया एक बॉडी से दूसरी, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट, लेकिन याद करो बोन, हमने अभी नाम लिया था बोन। हड्डी किसका काम करती हैं, हड्डी काम करती हैं हमारे, हम जो है ना खड़े हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कभी सोचा है कि हमें क्या बोलते, गिर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं गिर जाते, क्योंकि हमें सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कौन करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। उसके बाद नर्वस टिश्यू,
नर्वस टिश्यू को तो खैर समझते ही होगे, नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इन नर्व्स वगैरह हैं, अभी नाम तो कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ही। नर्वस टिश्यू मतलब हमारे ब्रेन से सिग्नल को किसी भी सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाना, यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक, ब्रेन से रिस्पॉन्स उस सेंसरी ऑर्गन तक। जैसे कभी तुमने सोचा होगा कि कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, वहां पर गलती से हमारा हाथ टची हो गया, फिर हम जल्दी से उसे पीछे कर लेते हैं ना, ऐसा क्यों होता है? क्यों? वहां पे सेंस, जो स्किन है वो सेंस ऑर्गन है, उसने यहाँ पर रिसेप्टर है, उसने हीट को सेंस किया, सिग्नल भेजा ब्रेन तक, ब्रेन ने यहाँ पर प्रोसेसिंग किया कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रेन ने बोला हटा लो भैया वरना जल जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से फिर रिस्पॉन्स गया उस सेंसरी पार्ट तक, फिर जल्दी से हमने हटा लिया। तो क्या करते हैं? हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। और सिग्नल को अपन एक नाम से पढ़ते हैं, इसमें हम समझाएंगे क्या पढ़ते हैं, इम्पल्स, ठीक है, सिग्नल एंड हेल्प इन, और किस में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन का हिंदी मीन्स होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हो गया बेसिक इंट्रो। हमें एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है। एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल वो जो अपर लाइनिंग बनाते हैं, मस्कुलर वो जो हमारी बॉडी में मसल्स बनाते हैं, हमें मूवमेंट में मदद करते हैं, कनेक्टिव वो जो एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट्स में जोड़ने का काम करते हैं और हमें क्या कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नर्वस टिश्यू वो जो सिग्नल के ट्रांसमिशन में भी मदद करते हैं। ये 4 टाइप्स हमने क्लासिफाइड किया। तो शुरुआत करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू से। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू समझने से पहले एक बात बताओ, हिंदी वाली मैम ने कभी आपको पढ़ाया होगा संधि विच्छेद, पढ़ा है ना, संधि विच्छेद, शब्दों को तोड़कर अलग अलग करके लिखना, सिंपल सा है, पता ही होगा, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू को जब हम पढ़ेंगे तो समझो यहाँ पर हम एपी को अलग करेंगे, एपी प्लस थीलियल को अलग करेंगे, दोनों शब्द मिलकर ही तो एपिथेलियल बना रहे। ऐसा हमने क्यों किया? एपी का मतलब होता है अपर और थीलियल का मतलब क्या होता है, सरफेस। एपी का मतलब क्या होता है, अपर, थीलियल का मतलब सरफेस। मतलब साफ समझ में आ रहा है जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी के अपर सरफेस बनाने में मदद करते हैं। मतलब देखो जरा, these type of tissue form upper surface of बॉडी। जैसे कि क्या है हमारी अपर सरफेस बॉडी की, तो मैं साफ समझ में आ रहा होगा सर, ऑब्वियसली स्किन ही है, ठीक है। तो अपर सरफेस ऑफ बॉडी एंड लाइनिंग मीन्स वो क्या होता है, लाइन, जैसे ये समझो, ये हमने एक कैनाल बनाई है, एक ट्यूब बनाया है, इसके अंदर की जो लाइन है ना, अंदर का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को ही अपन क्या बोलते हैं, लाइनिंग। इस जो अंदर का बॉर्डर है ना, ये इस बॉर्डर को अपन क्या बोलते हैं, लाइनिंग। तो जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनके अंदर का जो अंदर की सरफेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइनिंग। एंड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स तो जैसे हमने अभी क्या बोला था, एक क्या है, ट्यूब है। तो ब्लड वेसल्स तो क्या होते हैं, ट्यूब जैसे ही होती हैं, ठीक है। एंड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स। तो डेफिनेशन क्या बनी एपिथेलियल टिश्यू की, एपी मींस अपर, थीलियल मींस सरफेस। मतलब जो ऊपर की सरफेस बनाते हैं, ऊपर की लेयर बनाते हैं, उन टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। दीज टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म अपर सरफेस ऑफ बॉडी, जैसे कि स्किन, एंड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स।
जैसे हमने बताया था ट्यूब की होती है अपर लाइनिंग, ठीक है। ऑर्गन भी कैसे होते हैं, अंदर से खोखले ही होते हैं, ट्यूब की तरह होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। एपिथेलियल टिश्यू जो है, एक बात बताओ, अब हमने क्या बोला, अपर सरफेस, सबसे ऊपर की लेयर। हमारे घर की सबसे ऊपर की लेयर क्या है सर, रूफ है, छत है, और उसके बाद बाउंड्री है, दीवार वगैरह है, ठीक है। तो ये किस में काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब ये अपन कुछ देर पहले पढ़ भी चुके हैं क्या, कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन, यहां पे लिखो ऐसे, फंक्शन फॉर, सबसे पहले किसका काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद और किसका काम करते हैं, हमने बताया था समटाइम्स से एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ऑल्सो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और किसका फंक्शन करेंगे, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है, आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है इसमें, जैसे आपने घर में एक्सपेरिमेंट किया है कभी, बच्चे थे, जब हम बच्चे थे, ठीक है, तो जब आप बच्चे थे उस समय आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बड़े बर्तन में से पानी भर लिया, एक छोटे बर्तन में कम पानी है, बड़े बर्तन में ज़्यादा है, इसमें कम है, तो एक बीच में हमने क्या लगा दी, एक ट्यूब कनेक्ट कर दी, फिर देखा कि जो लार्ज वेसल्स है, जो बड़ा बर्तन है, उसमें जो पानी है, उसमें से जो वाटर फ्लो भी अपने ही आप छोटे वाले में होने लगा, मतलब कोई एनर्जी वगैरह नहीं दी हमने, अपने ही आप होने लगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड क्या हो गया, कोई लिक्विड पार्ट, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, क्या होता है, डिफ्यूजन। इसमें भी मदद करती है। आप तो नहीं समझना हो डिफ्यूजन सर, बहुत ऊपर की बात हो रही, नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समझो डिफ्यूजन को, ऐसे समझो दो ऑर्गन को आपस में के बीच में पार्टिकल के एक्सचेंज का काम करते हैं, बस ऐसा लिख दो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ऐसा समझो, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, जैसे एयर सैक्स, हमारे जो एयर सैक्स क्या होते हैं, ब्लड एल्वुलाई, लंग्स में प्रेजेंट, उसमें ऑक्सीजन है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां से वहां पर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो गया। अभी डायग्राम के साथ समझाएंगे। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, इसके क्या है, मेन फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसे भी हमने डिवाइड किया है, दो बेसिस पे ने इसे हमने डिवाइड किया, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल या फिर लेयर। क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल, और एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड, कहीं कहीं लिखा रहता है, और कहीं कहीं इसे स्ट्रेटिफाइड को कंपाउंड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड या तो कंपाउंड। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड या तो कंपाउंड। जो सिंपल है, ऐसे समझो, सिंपल हम किस चीज को बोलते हैं यार, जो चीज दिखने में कैसी हो, सरल स्वभाव की होती है, अरे सरल मतलब एक लेयर होती है जिसमें, कैसे होती है, सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियम मतलब जिसमें कितने सेल की लेयर कितनी होंगी, सिंगल, एक होगी। और कंपाउंड या तो स्ट्रेटिफाइड हम किन्हें बोलेंगे, जिनमें सेल की लेयर कितनी होंगी, दो। बोलो जवाब केसरी टाइप, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम में लिखना जरा, हैव ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर,
कंपाउंड में क्या लिखोगे, कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर, एक से ज़्यादा लेयर के बने होते हैं, और सिंपल सिर्फ एक लेयर के बने होते हैं, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल में कि 3 टाइप्स के टिश्यू और पढ़ेंगे अपन, स्क्वैमस, उसके बाद क्यूबॉइडल, कॉलमनार, और एक और एक्स्ट्रा है सिलिएटेड। बस वहाँ पर अपना एपिथेलियल खत्म हो जाएगा। तो देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, हमने क्या बताया, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल की सिर्फ एक लेयर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो सबसे पहला टाइप्स क्या है, वो क्या है, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वैमस को अभी आपको साइड में एक इमेज दिख रही होगी। ठीक है, जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्क्वैमस को याद कर लो, डायरेक्ट मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको वो 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आर दूज टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब ऐसे समझो 2 मिनट समझ लो, फिर लिखते हैं अपन। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियल को समझना है तो आपके घर में जो टाइल्स लगी ना, वही सिंपल वही टाइल्स को याद कर लो, और आपको याद क्या हो जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। टाइल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो पतली होती हैं, और उसके बाद कैसी होती हैं, एक लेयर होती है। तो सिंपल का मतलब ही क्या होता है, सिंगल लेयर। तो यहाँ पे लिखना आर थिन, कैसी होती है, पतली होती हैं, आर थिन एंड टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन फ्लोर। जो आप फर्श पे आप टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर देखते हो ना, कैसा स्ट्रक्चर देखते हो, कुछ ऐसा। ड्राइंग थोड़ी बेकार है, आप ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, वरना बोलो सर वंस मोर टाइप। तो ऐसे सिंगल लेयर होते हैं, इसमें एक क्या है, न्यूक्लियस है। ऐसे ये सेल हमें देखने को मिलते हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, स्क्वैमस एपिथेलियम सबसे पहले थिन है, पतले हैं, टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है लोकेशन का, क्या याद रखना है, लोकेशन। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो याद रखना प्रेजेंट इन एयर सैक ऑफ लंग्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और दूसरा क्या होता है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स और एयर सैक ऑफ लंग्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कौन, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जरा देखना ध्यान से कि ये हमने क्या बनाए हैं, एल्वियोलाई बनाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई है, और यहाँ से क्या निकली है, ब्लड वेसल्स। बाहर से अंदर क्या आई, O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, हमने जब उन गैसेस को इनहेल किया, अंदर जब ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एयर सैक्स में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। लेकिन ब्लड वेसल्स में इसका अपोजिट है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और O2 का कंसंट्रेशन कम है। तो O2 का डिफ्यूजन होगा इसमें क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में, और CO2 का डिफ्यूजन होगा एल्वियोलाई में। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, और ये क्या है, एल्वियोलाई। तो साफ फंक्शन भी समझ में आ गया हमें, क्या एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, और फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, देखो जरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमने क्या बताया था, डिफ्यूजन। तो किस में मदद कर रहा है, डिफ्यूजन में मदद कर रहा है, हेल्प इन डिफ्यूजन थोड़ा लिख लेना यहाँ पे, फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और किस में मदद करते हैं डिफ्यूजन के अलावा, हेल्प इन प्रोटेक्शन लिख दो, हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है,
तो ये हो गया अपना एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, आई होप आपको एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप्स क्या है अपना, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाम में ही है क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब। क्यूबॉइडल से क्या समझ में आ रहा, क्यूब समझ में आ रहा। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद क्या रख दो, दे आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऐसे। ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसे कुछ देखने में हमें मिलते हैं। कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, लोकेशन वाला। तो देखो जरा लोकेशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन डक्ट ऑफ किडनी। सिंपल याद रखने ना, क्यूबॉइडल से रिलेटेड जहां भी प्रेजेंस का जो भी क्वेश्चन आए उसमें एक शब्द याद रख लेना, सब हो जाएगा डक्ट। क्या याद रखना है, डक्ट। डक्ट यानी कैनाल, पाइप। तो या तो किडनी की डक्ट होंगी, पीसीटी डीसीटी, या तो वो कैसे होंगी, डक्ट ऑफ किडनी, या तो ग्लैंड, ग्लैंड की डक्ट होंगी। मतलब ग्लैंड क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस एंजाइम वगैरह का जो सिक्रीशन करते हैं वो क्या होते हैं, ग्लैंड। तो किडनी की डक्ट में और ग्लैंड की डक्ट में होते हैं कौन से, ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब किडनी में और ग्लैंड में तो ऑब्वियसली क्या फंक्शन करेंगे यार, किडनी भी सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है और ग्लैंड भी सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो लिखो फंक्शन हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। किस में मदद करते हैं, सब्सटेंस के सिक्रीशन में मदद करते हैं। तीसरा टाइप्स क्या है, कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू देखो यहाँ पे अपने क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वो तुमने देखा ना रूबिक्स क्यूब, मेले से खरीद के लाते हो, मेला दिलों का आता है ना। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद ये इसमें क्या लिखा है, कॉलमनार। कैसे होंगे, कॉलम यानी पिलर लाइक स्ट्रक्चर, खंबे जो देखे हैं ना, अभी घर वगैरह बनते हैं तो पिलर नहीं बनते, अच्छे लंबे लॉन्ग स्ट्रक्चर, तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर लॉन्ग पिलर लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन आर डाइजेस्टिव ट्रैक। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक का जो पाथवे है, मतलब खाना जहाँ से हम इनटेक करते हैं और जहाँ से निकालते हैं, उस वाले पाथवे को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो कहाँ वो डाइजेस्टिव ट्रैक कहाँ कहाँ से होगा, माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो पूरा कैनाल है, जो पूरा पाथवे है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या क्या, माउथ, फिर यहाँ पे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, पेट, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, रेक्टम। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये अपने कोलमनार एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक। एग्जाम पे लिखना है, स्टोमक लिख दो, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दो, समझ में आया तो लिख दो जरा, लोकेशन प्रेजेंस इन डाइजेस्टिव ट्रैक। और अच्छे से लिखना है तो लिख दो मेनली इन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल
इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या करेंगे, ऑब्वियसली यार सर जी आप क्या ही बात करते हो, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो क्या ही फंक्शन होगा, इनका फंक्शन क्या होगा। स्मॉल स्टोमक में क्या होता है, खाने का डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसमें कुछ एंजाइम वगैरह भी सिक्रिएट हो जाते, तो डाइजेशन लिख दो, सिक्रीशन लिख दो या तो एब्जॉर्प्शन लिख दो यार, ऑब्वियसली पता है ना तुम्हें, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो उसकी ताकत है वो क्या करते हैं, हम निकालते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो लिखो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिक्रीशन लिख दो, एंजाइम वगैरह भी सिक्रीट करेंगे, सिक्रीशन, उसके बाद क्या होगा एब्जॉर्प्शन, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या होगा डाइजेशन, ठीक है। ये फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन। इसके बाद अपना क्यूबाइडल भी खत्म है, कॉलमनार भी खत्म है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, छुटकू सा टॉपिक और है, इतना पढ़ा है तो थोड़ा और पढ़ लो, कॉलमनार एपिथेलियल। कौन सा टिश्यू है, कॉलमनार एपिथेलियल। कॉलमनार टिश्यू हमने कैसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे ना, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबाइडल क्यूब जैसे, और पिलर लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे, कॉलमनार, ये होंगे। बस इनमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर और आ जाते हैं, उनको अपन क्या बोल देते, सीलिया, क्या बोल देते हैं, सीलिया। मतलब कॉलमनार एपिथेलियल, क्यूबाइडल एपिथेलियल में एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती है, जैसे रोम है ना ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, सीलिया। तो एक नया टिश्यू बन जाता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कॉलमनार में ही सीलिया एक आउटर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर गए, उनको अपन ने क्या बोला, सीलिया। तो सीलिया सबसे पहले यहाँ पे लिखो 2 मिनट, सीलिया क्या है, आ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और या तो प्रोजेक्शन नहीं आए समझ में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन परेशानी दुविधा तो है ही नहीं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, या तो क्या याद कर लो, स्ट्रक्चर ग्रो ऑन आउटर सरफेस ऑफ कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या बन गए, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। कॉलमनार में सीलिया ग्रो कर गए, सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, उसी को अपन ने क्या बोल दिया, कॉलमनार, कॉलमनार को क्या बोल दिया, सीलिएटेड। अच्छा हाँ सर समझ में आ गई। एक कहाँ पे, ठीक है, एक प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एल आर स्टार लिख लेना, एल आर स्टार लिटिल रेडियंट स्टार, ठीक है। प्रेजेंट लिख देना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल बॉडी। जो फीमेल बॉडी होती है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ओवरी से निकल कर जो एक ट्यूब होता है, ओवरी से यहाँ पे ओवरी को ऐसे पकड़ के रखता है ना, फैलोपियन ट्यूब, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ट्रैकिया में, जो क्या बोलते हैं, एयर पाइप है ना, एयर पाइप, विंड पाइप बोलते हैं जैसे अपन, ठीक है, ट्रैकिया, उसमें प्रेजेंट होते हैं। विंड पाइप लिख दो या फिर क्या लिख दो, ट्रैकिया लिख दो, ठीक है, जो भी है, इच्छा तुम्हारी है, इच्छा तुम्हारी है ना। तो बंड पाइप या ट्रैकिया लिख दो। इसमें फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करेंगे। जैसे जो ऐसे समझो, जैसे हमने सांस ली, लो सांस ली, बाहर से गैसेस अंदर गई, ठीक है, उस गैसेस में क्या पूरी प्योर गैसेस हैं क्या, वो नहीं, उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, बिल्कुल हैं सर, हम समझते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल हैं, यदि सोचो वो डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में जाके स्टोर होते जाएं, एक समय ऐसा जाएगा कि पूरा लंग्स जो एल्वियोलाई है वो भर जाएगी, फिल हो जाएगी, फिर हम और एयर अंदर नहीं ले सकते, राम प्यारे, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, ट्रैकिया में प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, तो जो डस्ट पार्टिकल एयर के साथ अंदर जाते हैं उनको अच्छी के साथ जो आती है ना, मैं
अच्छी उसमें बाहर निकालते हैं, ऊपर की तरफ उन्हें फ्लो करते हैं। जैसे ऐसे समझो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सीलिया प्रेजेंट है, जैसे एयर पार्टिकल को अंदर आते हैं तो ये ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं और इस एयर पार्टिकल को हम बाहर भेजते हैं। समझ में आ गई बात? एयर जो डस्ट पार्टिकल ऐसे गए, फिर इस ट्रैकिया से ऐसे ऊपर भेजेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। ऐसी ओविडक्ट में एक सुना होगा आपने, फीमेल बॉडी का जो फीमेल गैमेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एग या तो ओवम, उसको मूवमेंट में मदद करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर अपना एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही समझ में आया होगा। तो माय डियर एलआर स्टार, अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अभी हम मस्कुलर टिश्यू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझो मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। तो इट इज a soft tissue that form different type of muscles in our body. It also help in regulating different type of movement and provide shape and support to body। समझो, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, हार्ड टिश्यू नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। आप मसल्स जानते हो, मसल्स कैसे हैं, सॉफ्ट होती हैं और वो अपने डिफरेंट टाइप की मसल्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप की मसल्स बेसिकली कौन कौन सी, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डिक, अभी हमने बताया था। और उसके बाद ये जो किस में मदद करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट में मदद करते हैं। मूवमेंट में अच्छा ये कैसे मदद करते हैं, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं। उन सेल को अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज सेल और फाइबर क्या बोलते हैं, कॉल्ड मायोसाइट और मायोफिब्रिल्स या फिर मसल फाइबर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कुछ सेल और फाइबर से मिलकर बने होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, मायोसाइट, सेल को बोलते हैं। और मसल्स फाइबर, जो मस्कुलर टिश्यूज इन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, इलास्टिन फाइबर से, उनको मसल फाइबर। ठीक है। इनमें कंटिन्यूअसली LR स्टार पॉइंट याद रखना, क्या कि दीज सेल एंड फाइबर is continuously going in contraction and relaxation to exhibit movement। मतलब समझो 2 मिनट, exhibit movement, जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, तब होता है जब जो मसल सेल होते हैं, मायोसाइट और मसल्स फाइबर होते हैं, वो कंटिन्यूअसली कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। नहीं आया समझ, समझो, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब मसल्स जो होंगी वो कैसे होंगी, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तब कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कोई भी मूवमेंट, चाहे वो बोलने से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई भी मूवमेंट हो, वो कैसे होगा, जब उसमें क्या से मसल सेल में कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, रिलैक्सेशन यानी फैलना, ये दो चीजें होंगी। और कैसे होंगी, एक कंटिन्यूअसली मैनर में होंगी, एक कोऑर्डिनेशन मैनर में होंगी। कैसे होंगी, एक कोऑर्डिनेशन मैनर में होना चाहिए ना, लगातार। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल सिकड़ गई, फिर रिलैक्सेशन होना भूल गए, मैं तो थक गई हूँ, अब थोड़ा आराम करूंगी फिर रिलैक्स होंगे, ऐसा है क्या। अबे वो ऐंठ ही जाएगी मसल्स, फिर कुछ काम, कोई लकवा जैसे बोलते हैं ना, लकवा लग जाते हैं, वो ऐसे ही होता है। या तो बहुत ही एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए मसल्स, या तो रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस ना हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऐठन या फिर लकवा। तो कोऑर्डिनेशन मैनर में होना चाहिए ना, एक दूसरे के समन्वय में होना चाहिए। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर तुरंत रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तभी क्या होगा, मूवमेंट होगा, तभी क्या होगा, मूवमेंट होगा। अच्छा, जो मसल सेल होती हैं इनमें हमने क्या बताया, मायोसाइट बोलते हैं, और क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि जो अपन ने सेल चैप्टर में पढ़ा है, सेल चैप्टर में क्या पढ़ा है, जो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जिनमें से एक सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही यहाँ पे जो मसल सेल है इनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। तो इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसके बाद जो इसका सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ऑफ मसल सेल, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। तो सुनो ध्यान से, मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सार्कोलेमा, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है, एक छोटू तो दूसरे हल्के हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला, सार्कोलेमा। और ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे क्या बोला, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने बोला, ठीक है। अब अपने जो मस्कुलर टिश्यू है उसे और 3 ग्रुप्स में हमने क्लासिफाइड किया है। यहां पे लिखो, मस्कुलर टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में हमने क्लासिफाइड किया है, कौन कौन से, समझो जरा। स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डिक। अभी अपन लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, जो हमारी स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं, हमारी हड्डियों के साथ अटैच होती हैं। स्मूथ मसल्स हमने क्या बताया था, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन हैं, जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर वगैरह, जो भी जितने ऑर्गन होंगे उनमें प्रेजेंट कौन होंगे, स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स, दिल की बात है ना, दिल से याद करना, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, बस। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसी में अपन पूरा जो ये है मस्कुलर टिश्यू खत्म कर देंगे। स्ट्रिएटेड में क्या लिखोगे, अटैच्ड विथ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में किसके साथ, यहाँ पे लिख देना, विथ बोन, याद रहेगा। जिससे स्केलेटल सिस्टम ना समझ में आए तो हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स में क्या लिखोगे, स्मूथ मसल्स में लिखना कि प्रेजेंट इन ऑल बॉडी ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में भी क्या रखना, विसरल ऑर्गन। अच्छा, विसरल का मतलब पता है क्या, विसरल, या फिर ऐसे लिख दो हॉलो ऑर्गन लिख दो, विसरल ऑर्गन समझ में ना आए तो हॉलो ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो अंदर से कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। एग्जाम्पल में लिख देना स्टोमक, उसके बाद लिख देना स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एक्सेट्रा, ठीक है। इन ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स में क्या लोगे, ओनली प्रेजेंट इन
ओनली प्रेजेंट इन आर हार्ट। केवल और केवल, यहाँ पे ओनली लिखा है, केवल और केवल किस में प्रेजेंट होंगी, हार्ट में प्रेजेंट होंगी और किसी में नहीं। स्ट्रेटेड जो स्केलेटल सिस्टम हड्डियों के साथ अटैच हैं, स्मूथ जो ऑर्गन को फॉर्म करती हैं, और कार्डिक जो केवल और केवल हार्ट में प्रेजेंट हैं। अच्छा, हार्ट क्या है हमारी बॉडी का, हार्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गन है। हार्ट कैसा है, सेल्फ रेगुलेट, उसे ब्रेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटिंग से एक और पॉइंट याद आया, कौन सा, समझो, जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, इसका नाम स्ट्रिएटेड क्यों है, स्मूथ का नाम स्मूथ क्यों है, तो समझो जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं इनमें एक लाइन अरेंजमेंट देखने को मिलती है, मतलब जो मसल्स फाइबर होते हैं ऐसे, उनमें ऐसी धारियां देखने को मिलती हैं। इन धारियां को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। इसी जिसमें ये लाइन अरेंजमेंट देखने को मिलती है, लाइन अरेंजमेंट मतलब जो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड। सो दे हैव लाइन अरेंजमेंट, दे हैव लाइन अरेंजमेंट सो कॉल्ड, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड। अब तो समझ ही गए होगे, इन्हें स्ट्रिएटेड इसलिए बोला कि इनमें लाइन अरेंजमेंट है। इन्हें स्मूथ क्यों बोलेंगे, इनमें लाइन अरेंजमेंट नहीं होंगी, ये रफ हैं, ये स्मूथ है, मतलब ये इनमें वो लाइन अरेंजमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर याद रखना है तो रफ से याद कर लो, और स्मूथ मतलब लाइन अरेंजमेंट नहीं है। तो डोंट हैव लाइन अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, लाइन अरेंजमेंट सो कॉल्ड स्मूथ और नॉन स्ट्रिएटेड। इनका एक नाम और होता है नॉन स्ट्रिएटेड। इतना समझ आया, ठीक है। स्ट्रिएटेड में लाइन अरेंजमेंट होती है, उनमें लाइन अरेंजमेंट नहीं होती। उसके बाद क्या समझो, कार्डिक में क्या है, लाइन अरेंजमेंट है कि नहीं, बिल्कुल, इनमें होती है, इनमें नहीं होती, इनमें फिर से लाइन अरेंजमेंट आ जाती। कार्डिक मसल्स, कार्डियक मसल्स हैव लाइन अरेंजमेंट, इसलिए सो कॉल्ड, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड। जिनमें लाइन अरेंजमेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है, समझ आ गया। स्ट्रिएटेड में लाइन अरेंजमेंट है, इनमें लाइन अरेंजमेंट नहीं है, स्मूथ, उनमें फिर से लाइन अरेंजमेंट आ गई। अगला पॉइंट याद रखो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहाँ, ये स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गन्स, और ओनली सिर्फ वन ऑर्गन, कौन सा है, हार्ट। इनमें लाइन अरेंजमेंट है, नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या याद रखो, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कैसी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है, समझो 2 मिनट। वॉलेंट्री मतलब जैसे हमारे स्कूल में, कैंपस में, आप लोग के स्कूल वगैरह कैंपस वगैरह में क्या होते हैं, वॉलेंटियर बनाए जाते हैं। टीचर्स आए, वॉलेंटियर बना गए। वॉलेंटियर ना समझे तो मॉनिटर है ना, वॉलेंटियर है मॉनिटर एक ही शब्द है। वॉलेंटियर क्या होते हैं, आज्ञाकारी, मतलब जो टीचर्स की बात को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ओबीडेंट स्टूडेंट, आज्ञाकारी स्टूडेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटियर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो किसकी बात मानते हैं, टीचर्स वगैरह की बात मानते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वॉलेंटियर या तो ओबीडेंट स्टूडेंट। तो ये क्या है, इन्हें हमने बोला वॉलेंट्री मसल्स। हमारी बॉडी में टीचर कौन है, जैसे तुम्हारा टीचर लवकुश भैया, ऐसी बॉडी का टीचर कौन है, ब्रेन। बॉडी का टीचर कौन है, ब्रेन। तो ये वाली जो मसल्स हैं किसकी बात मानेंगी, ब्रेन की बात मानेंगी। किसकी बात मानेंगी, ब्रेन। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। तो लिखो जरा, वॉलेंट्री मसल्स। और क्यों बोलते हैं, क्यों, दे फॉलो और कंट्रोल्ड बाय आर नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम का ही तो टाइप है, नर्वस सिस्टम,
ठीक है। ऐसी मसल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, हम उन्हें वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और ऐसे सुनो, जैसे हड्डी समझो, हमने सोचा हाथ ऊपर, ब्रेन की बात मान ली इन मसल्स ने, वॉलेंट्री मसल्स। हमने बोला पेट से खाना तुमने बहुत डाइजेस्ट कर लिया, अब रहने तो थोड़ा आराम कर लो, क्या वो मानेगा तुम्हारी बात? नहीं, वो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। तुमने स्मॉल इंटेस्टाइन से बोला फूड को बहुत एब्जॉर्ब कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स कर लो, क्या वो तुम्हारी ब्रेन से कंट्रोल होता है? नहीं होता। वो अपना खाना जैसे ही तुमने खाया वो अपना एब्जॉर्ब करेगा ही। ठीक है, तुमने इसोफेगस से बोला अब वॉलेंट जो कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट है उसे बंद कर दो, वो करेगा? नहीं करेगा। मतलब ऐसा मूवमेंट जो तुम्हारे ब्रेन से रेगुलेट नहीं होता है उसे क्या बोलते हो तुम? जैसे वॉलेंटियर जो आज्ञाकारी है, इनवॉलेंटियर जो अवज्ञाकारी है। तो ये मसल्स कैसे होते हैं? अवज्ञाकारी, डिसरिस्पेक्टफुल, उद्यमी टाइप के, शैतान टाइप के, जैसे तुम है ना। नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे, तुम वॉलेंटियर हो, बात मानोगे, पढ़ोगे से। ठीक है, चलो तो लिखो, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दे आर इन, ऐसा लिखो, दे डोंट कंट्रोल्ड बाय आर नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? सो कॉल्ड नॉन वॉलेंट्री मसल्स, नॉन वॉलेंट्री मसल्स। अब हार्ट क्या है भैया? दिल की बात खुदा जाने, है दिल की बात जानते हो तुम, राम जाने। चलो समझो, जो कार्डियक मसल्स हैं, ऐसे तुम आज्ञा से सोचो, डिसीजन ऑर्डर से सोचो। हमारे हार्ट में जो स्केलेटल मसल्स हैं, मतलब स्ट्रेटेड मसल्स हैं, उन्होंने ब्रेन की बात मानी, हाँ मानी, जैसे चाहे हम ब्रेन से तो रेगुलेट हो रहे हैं पूरे। ठीक है, स्मूथ मसल्स ने ब्रेन की बात नहीं माने। लेकिन कार्डियक मसल्स जो दिल है वो ब्रेन की बात मानता है क्या? ब्रेन ने सोचा बहुत धड़क लिया, बस अब बंद कर दो, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो कार्डियक मसल भैया अगर वो ब्रेन की बात मान जाएगा फिर तो हाँ फंदा मंदा रस्सी मस्सी के खेल खत्म है, डायरेक्ट सोचो ऊपर, सीधे ऊपर। भैया नहीं होता ना ऐसा। तो कार्डियक मसल्स नॉन वॉलेंट्री होती हैं या फिर इनवॉलेंट्री होती हैं, ब्रेन की बात नहीं मानती। तो लिखो, दे आर ऑल्सो नॉन वॉलेंट्री और डोंट रेगुलेट बाय ब्रेन। हमारे ब्रेन से रेगुलेट नहीं होते, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेंट्री। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर कुछ और पॉइंट हैं, जैसे जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? स्केलेटल सिस्टम ने हमने बता दिया। हाँ, कार्डियक मसल्स रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं स्मूथ मसल्स रिलेटेड, तो चलो उन्हें और लिख दे रहे। फिर अपन इस आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या टाइप्स क्या था? स्ट्रिएटेड, फिर उसके बाद क्या था? स्मूथ, फिर क्या था? कार्डियक। समझो, जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, ये जो मसल्स होते हैं कैसे होती हैं? लॉन्ग एंड एलोंगेटेड। कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड एलोंगेटेड फाइबर। कौन होते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स के फाइबर कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड एलोंगेटेड फाइबर। एंड दे स्टोर कैल्शियम पॉजिटिव आयन। किसको स्टोर करते हैं? कैल्शियम पॉजिटिव आयन को स्टोर करते हैं फॉर मूवमेंट के लिए क्या स्टोर करते हैं? कैल्शियम पॉजिटिव आयन को स्टोर करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं? मूवमेंट शो करती हैं। स्मूथ मसल्स में क्या लिखोगे? स्मूथ मसल्स में सबसे पहले तो लिख दिया हमने, स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं और क्या नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। कहाँ पे हैं? हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट हैं। स्मूथ मसल्स का डायग्राम और देखो, मसल फाइबर आर स्पिंडल इन शेप
स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, जो मसल्स फाइबर होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं हमें, थोड़े इस टाइप के देखने को मिलते हैं। सॉरी, इनमें लाइन अरेंजमेंट नहीं होती, ये होता है स्पिंडल शेप। ठीक है, उसके बाद जो स्मूथ मसल्स हैं कैसे होते हैं, हमने सारी प्रॉपर्टी लगभग तुम्हें बता दी हैं। ठीक है, तो ऐसे स्पिंडल शेप के होते हैं। और उसके बाद कार्डियक मसल्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जिसके लिए हमने ये लेक्चर इतना थोड़ा और समझाने की कोशिश की। कार्डियक मसल्स, एक बात सोचो, कार्डिक मसल्स के एक मसल फाइबर ए है, दूसरा मसल फाइबर ए है। इसने बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा, हो गया। इसने बोला ए कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा कि ऐसे ही रहूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एक इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। इसका मतलब यदि एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसी के साथ सिग्नल जाएगा दूसरे फाइबर में, वो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब हार्ट में एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ वो सिग्नल पूरे के पूरे हार्ट की मसल्स में ट्रांसमिट करेगा, जिससे पूरा का पूरा हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लिखो जरा इसे कि दे आर ब्रांच्ड, कैसे होते हैं, डायग्राम आपको साइड में दिख रहे होंगे। दे आर ब्रांच्ड फाइबर connected by intercalated disc for regulating in a coordinated manner। किस में रेगुलेट होती हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेगुलेट होती हैं। मतलब यदि एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दूसरा के भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में, तभी तो हार्ट क्या बोलते हैं अपन, पंप ऑर्गन, हमारी बॉडी का पंप है। एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसलिए कार्ड। यहाँ पर हमने आपको एपिथेलियल और मस्कुलर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और हाँ, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और हाँ, वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएं। तो जुड़े रहिए द LR स्टार पॉइंट। थैंक यू।